नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है ट्राउट मत्स्य कल्चर एवं हैचरी प्रबंधन। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ श्री डॉक्टर दुनीचंद आर्या जी हैं, जो कुल्लू के हामनी में मत्स्य पालन अधिकारी हैं। तो डॉक्टर साहब का जो हमें इस विषय पर आज जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब हम विषय पे आएँ तो हम बात करते हैं ट्राउट मछली की, जिसको आप ट्राउट मत्स्य पालन में हम जब बात कर रहे हैं तो इसका हिमाचल प्रदेश में इसका जो कल्चर है या उत्पादन है ये कहाँ कहाँ किया जाता है और किस तरह की जो जलवायु या वातावरण है इसके लिए उपयुक्त रहता है? हिमाचल में हमारे लगभग 7 जिलों में इसका उत्पादन होता है जी, जिसमें हमारा जो भी ठंडा जल क्षेत्र है, प्राकृतिक जहाँ पे पानी ठंडा आता है उस एरिया में इसका पालन किया जाता है। और ये मंडी, कुल्लू, सिरमौर, चंबा और अपने ये किन्नौर के अपर एरिया जो है शिमला के, इन जिलों में जो है ट्राउट मत्स्य पालन किया जाता है जी। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये कोल्ड वाटर एरिया की या कूल क्लाइमेट की फिश है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो इसमें कितने तालाबों को बनाकर हम इसका शुरू कर सकते हैं मत्स्य कल्चर अगर हम चाहें तो, और कैसे कितना खर्चा इस पे लगभग आ जाता है इसकी हैचरी या फिर इसके उत्पादन की जो यूनिट है उसको बनाने के लिए? जी, जहाँ तक यूनिट का सवाल है, हम फार्मर को शुरुआत में 2 यूनिट बनाने की सलाह देते हैं जी। और 2 यूनिट बना के जो वो अच्छी तरह से अपना पालन मत्स्य पालन ट्राउट का कर सकता है। क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि अगर 1 यूनिट दें तो बीच में कोई दिक्कत आई या हमने कोई मछली को शिफ्ट करना है, बदलना है या ग्रेड करना है तो स्पेस नहीं होता। तो इसलिए हम अल्टरनेट वेज पे उसको बदलने के लिए दूसरा जो यूनिट है वो कहते हैं कि 2 यूनिट इकट्ठे बनाएं, ताकि इसमें मत्स्य पालन जो अच्छी तरह से किया जा सके। शुरुआत में जैसे कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम चली हुई है, इसके तहत भी इसमें हम अनुदान सहायता जो है विभाग देता है। तो उसमें 3 लाख रुपए का जो इसका यूनिट का 1 यूनिट का जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो बैठती है। पर जैसे कि हमारा पहाड़ का क्षेत्र है, पहाड़ी लोग थोड़े मेहनती होते हैं, तो अगर अपना तरह से कोई खुद भी कुछ काम करना चाहें, जैसे किसी के पास पत्थर अवेलेबल हो जाता है तो उसकी कॉस्ट कम पड़ जाती है, या कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ रेत बजरी भी थोड़ा नज़दीक मिल जाता है, तो वो उसमें अच्छी तरह से उसको 3 लाख से नीचे उसको कर सकता है 1 यूनिट को। जैसे आप कह रहे हैं कि 3 लाख तक का यूनिट की कॉस्ट आ जाती है, तो उस पे अनुदान की जो आप राशि कह रहे थे वो कितना लगभग अनुदान होता है? अनुदान की जो राशि है उसमें 60 और 40% का रहता है। 3 लाख का, जैसे लेडीज़ में जो है वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी तबके से हो, उनको 60% है और अदर को 40% रहता है। तो उसमें जैसे 1 यूनिट पे अगर हम अनुदान का ही अमाउंट देखें तो 1,80,000 रुपये 60% के हिसाब से बनता है, और 1,20,000 रुपये जो है वो उसका 40% के हिसाब से जो है विभाग सहायता करता है जी। तो जैसे हम डॉक्टर साहब जैसे ट्राउट मछली का जो हम यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट के अंदर जैसे तालाब बनाए जाते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं करनी रहती है उस यूनिट के बनाने के लिए? उस यूनिट को बनाने के लिए कि हमारे पास सबसे पहली बात है कि पानी का होना बहुत ज़रूरी है जी। मछली बिना पानी के नहीं हो सकती जी। तो इसमें ये रनिंग वाटर कल्चर है, तो इसमें पानी की मात्रा थोड़ी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे मैं 1 यूनिट की बात कर रहा था, तो 1 यूनिट के लिए भी हमें कम से कम 12 से 15 लीटर पानी पर सेकंड का चाहिए जी 1 यूनिट के लिए। अगर 2 यूनिट बनाने हैं तो आप खुद ही देख लीजिए कि उसका डबल हमें पानी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ऐसा स्पेस हो, ऐसी जगह हो जो कि पानी की सप्लाई जहाँ अवरुद्ध ना हो और कंटिन्यू वाटर सप्लाई हमें रहे और क्रिस्टल क्लियर वाटर रहे, साफ पानी हमें चाहिए होता है इसके लिए, और पानी टूटना नहीं चाहिए। ये मेन रहता है। अगर हम जगह के हिसाब से देखें तो 2 या 3 बिस्सू अगर जगह हो, उसमें लंबाई थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर मैं आकार की बात करूं इस यूनिट की, तो 17 मीटर लंबा होता है, 2 मीटर चौड़ा होता है और 1.5 मीटर गहरा होता है। तो इतना 1 यूनिट बनाने के लिए पक्का स्ट्रक्चर बनता है, ये कच्चा नहीं होता, सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें पानी जो हमें चाहिए वो 15 से 18 लीटर जो है ये 1 यूनिट के लिए चाहिए होता है जी। तो जैसे आप पानी की बात कर रहे हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं कि इतना पानी लग रहा है, तो उसके लिए हमें ऐसे फ्लोइंग पानी चाहिए, मतलब बहता हुआ पानी चाहिए, कि ठहरे हुए पानी में भी कल्चर होता है ट्राउट मछली का अगर हम बात करें तो? नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये रनिंग वाटर कल्चर है, खड़े पानी में इसका नहीं हो सकता। जैसे हमारी कारफिश है उसका खड़े पानी में होता है। इसके जो ऑक्सीजन की लेने की
कैपेसिटी हो ज़्यादा रहती है तो उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, तो रनिंग वाटर कल्चर में उसको मिलती रहती है, तो इसलिए खड़े पानी में नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि पानी टूटना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस कहीं ब्रेक पड़ गई वाटर सप्लाई में तो जितना भी स्टॉक उसके अंदर होगा वो मर जाता है और जिससे कि फार्मर का नुकसान हो जाता है। जी, तो जैसे हम ट्राउट मछली कल्चर में जब हम बात करते हैं तालाब की या फिर रेस वेज जिनको बोलते हैं, तो वो तालाब जो है वो किसी स्पेसिफिक आकार के होते हैं, विशेष आकार के होते हैं, या कैसे उन्हें बनाया जाता है, मतलब किस तरह की शेप रहती है? विभाग ने जो आकार फार्मर्स को हम कहते हैं कि इस तरह का बनाया जाए, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वो लंबाई और चौड़ाई उसकी इस तरह से रखी गई है कि वो ऑपरेट करने के लिए आसान हो। नहीं बनाए तो बड़े साइज़ की भी बनाए जा सकते हैं, पर उनको जब हम उसके अंदर काम करना है या मछली कलेक्ट करनी है या सफाई करनी है या शिफ्टिंग करनी है तो वो बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए एक स्टैंडर्ड साइज़ रखा गया है कि 17 मीटर लंबा हो और 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा हो। जी, तो इसमें लगभग कितना पानी की अगर कैपेसिटी देखें तो कितनी आ जाती है एक तालाब में, और कितना पानी की आवश्यकता होती है उसके लिए? इसकी जो डेप्थ मैंने जैसे आपको कहा कि 1.5 मीटर, तो 1 मीटर तक हम पानी रखते हैं। वो पानी उतना लेवल उसका मेंटेन रहेगा, पीछे से पानी आता रहेगा और आगे पानी एग्जिट होता रहेगा। जी, तो कम लागत में अगर अधिक उत्पादन करना है तो जो आपका मछली पालक है उसे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसको क्या क्या आवश्यकता है सावधानियों की, किस तरह से उसे ज़्यादा उत्पादन मिले एक छोटे से यूनिट से? छोटे से यूनिट से अच्छी तरह काफ़ी हमारे हिमाचल के फार्मर काफ़ी सजग हैं इस मसले में, वो कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी भी जिनमें जिलों की बात की इनमें अगर हम देखें तो काफ़ी लोग हमारा जो है ये ट्राउट मत्स्य पालन कर रहे हैं। उसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है कि हम मछली को टाइम से फीड दें जी, और फीड ऐसी दें, मत्स्य आहार ऐसा दें कि हमें पता हो कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है जी, कितना जीवित मत्स्य धन है, तो उसकी कैलकुलेशन की जाती है जी। ऐसे अंदाजे से नहीं दिया जा सकता कि हमने 4 जार रखा है तो हम जाके 1 बाल्टी फेंक दें या 10 किलो दे दें, 5 किलो दे, तो कैलकुलेशन की जाएगी। कैलकुलेशन का एक फार्मूला रहता है। ये फार्मर भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि आप तरीके से जो है उसको समझें, नज़दीकी मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में जाके कि एक फीड चार्ट होता है उसको लें और उसमें सारा कुछ वो आपको समझाएंगे भी। जैसे मैं मोटे तौर पे बात करूं तो उसमें मछली का वजन देखा जाता है, वाटर टेम्परेचर देखा जाता है और उनको कैलकुलेट करने के बाद जो है वो उसकी प्रतिशतता बनाई जाती है कि कितनी रोज़ की इनको ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से उसको देते हैं। जी, तो ये तो रहा मत्स्य की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो राज्य के अंदर जितना भी ट्राउट मछलियों में उत्पादन हो रहा है तो इसमें कौन कौन से किस्में हैं मछली की, कौन मतलब एक स्पेसिफिक जो नाम से लिया जा सके, या सिर्फ ट्राउट के नाम से ही आप सीधा लेते हैं मछली के जो बीज लेते हैं, या फिर मेनली जो हिमाचल में हम यहाँ कल्चर करते हैं वो रेनबो ट्राउट का करते हैं। रेनबो ट्राउट का, इसमें 2 प्रजातियाँ हिमाचल में हमारे पास हैं, एक ब्राउन ट्राउट रहती है, एक रेनबो ट्राउट रहती है। पर ब्राउन ट्राउट का हम कल्चर नहीं करते क्योंकि उसका कल्चर करना थोड़ा टफ है जी, क्योंकि वो नेचर में ज़्यादा अच्छी तरह अपने आप को रहना पसंद करती है। मतलब आप कह रहे हैं कृत्रिम परिस्थितियों में उसको हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ जी, जो रेनबो ट्राउट है उसको कृत्रिम परिस्थितियों में हम कर सकते हैं, इसीलिए इसी को बढ़ावा देते हैं क्योंकि ये ग्रोथ बड़ी अच्छी करती है और जल्दी फीड पे आती है और अच्छी तरह इसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छी तरह है जी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं सर कि मत्स्य आहार की हम बात करें, जैसे हम मत्स्य पालन कर रहे हैं तो आहार में हम क्या क्या देते हैं मत्स्य को और किस तरह का ये आहार होता है और कहाँ कहाँ इसे बनाया जाता है? अगर हिमाचल में बात करें कुछ स्पेसिफिक टेक्निक लगती है या कैसे उपलब्ध होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हिमाचल में हमारे पास पतली कुल एक हमारा फार्म है जो मदर फार्म है, वहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है जी, पतली कुल्लू में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो वहाँ पे फीड मिल प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट में हम मछली की फीड बनाते हैं। 3-4 प्रकार की फीड रहती है इसकी, छोटे बच्चों को लग रहती है, थोड़ा सा बड़ी साइज़ की मछली हो जाए उसकी लग रहती है, जैसे ब्रूड स्टॉक होता है उसको लग रहती है, तो सारी प्रकार की फीड वहाँ बनाई जाती है और वहाँ से कोई भी फार्मर अपनी डिमांड देकर उसको ले सकता है। इसमें लगभग 17-18 तरह के इंग्रेडिएंट पड़ते हैं। मेन जो इसका रहता है फिश मील रहता है, फिश मील आता है, उसके अंदर बाकी चीज़ें मिलाई जाती हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स का भी सारा इसमें फ़िश मील में रहता है, तो वो चीज़ें सारा लिंसीड ऑयल है, सोया केक है, इस तरह से 17-18 चीज़ें उनको मिला के फीड बनाई जाती है। जिस मछली को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, कि छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होती है तो उसको हम उस तरह से मेंटेन करते हैं, बड़ों को थोड़ी कम पड़ती है तो उसको उस तरह से मेंटेन करके वो इस तरह से फार्मर्स को हम कहते हैं कि आहार दिया जाता है, आहार को मछली को दिया जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, जैसे स्पॉनिंग सीज़न हम सुनते हैं, तो स्पॉनिंग सीज़न क्या होता है मत्स्य का?
यहाँ अगर हम ट्राउट की बात करें तो ये अक्टूबर ऑनवर्ड जो है और फरवरी तक इसका सीज़न रहता है, जब मछली के पेट में अंडे मैच्योर होते हैं। तो हम सितंबर के बाद इनको चेक करना शुरू कर देते हैं कि जिस भी फिश में मैच्योरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। और जब देखते हैं तो जो प्रैक्टिकली फार्मर हमारे कर भी रहे हैं, उनको देखने से पता लग जाता है कि हमारी मछली के पेट के अंदर अंडे हैं। एक तो उसकी वैली थोड़ी बड़ी हो जाएगी और उसके कलर में भी थोड़ा फ़र्क आ जाता है जिस दौरान उसके पेट में अंडा होता है। तो उसको उस दौरान निकाल के बाहर हम ले लेते हैं। चेक करने के बाद फिर उसको हम अंदर ले जाते हैं और अंदर हैचरी के अंदर इसकी जो है हम प्रजनन करवाते हैं। जी, जैसे हम नेचुरल हैबिटेट या पर्यावरण में देखें, अगर मछलियाँ हैच करती हैं, अंडे देती हैं, तो वो एक अलग सिचुएशन होती है। पर जब हम उसे आर्टिफिशियल कंडीशंस में निकालते हैं तो उसके लिए क्या कोई विधि है या किस तरह से उन अंडों को निकाला जाता है मछली के अंदर से? जो ब्राउन ट्राउट की बात रहती है, ये नेचर में अंडे कुदरती छोड़ती है अपने आप, पर जो रेनबो ट्राउट है ये बड़ा रेयर चांस है कि एग्स रिलीज करती है। इसके एग्स जो हैं वो कुछ समय बाद अंदर अपने आप ही कंज्यूम होना शुरू हो जाते हैं अगर लेंगे नहीं। तो उसमें जब मैच्योरिटी आ जाती है तो हम इसको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कहते हैं। मछली को पकड़ा जाता है और पहले चेक की जाती है मछली को कि इसके अंदर अंडे हैं। 2-4 अंडे जब निकल गए, 2 या 3 अंडे निकल जाते हैं, तो हम देख लेते हैं कि ये एग साइज़ ठीक है और मैच्योर है। फिर उसको हम सेलेक्ट करके अंदर ले जाते हैं। अंदर हैचरी रूम एक होता है, उसके अंदर फिर वहाँ जाके उसको मेल फीमेल को लाया जाता है। फिर अंडे फीमेल में से लिए जाते हैं, फिर जाके मेल मछली को भी पकड़ के उसका मिल्ट जो उसके मिक्स करते हैं और फिर जाके हैचरी के अंदर वो अंडे को जो हम इनक्यूबेट करके उसको पालते हैं। जी, तो जैसे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब ट्राउट की हैचरी यूनिट की, तो हैचरी यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि ब्रूड स्टॉक यूनिट होता है या दूसरी चीज़ें हैं, वो क्या क्या रहती हैं? कृपया जानकारी दें इस पर। इसमें जो हमारा ट्राउट का जो ब्रूड स्टॉक का रहता है वो हम रेसबे में ही पालते हैं। हैचरी के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बना होता है, एक कमरा होता है, वो 10 मीटर बाई 2 मीटर का 5 मीटर का रहता है। उसको हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होता है, कुछ टैंक बने होते हैं, फाइबर के टैंक्स होते हैं और कुछ ट्रेज होती हैं जिसके अंदर हम इसको एग्स को रखते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर अंदर बना होता है। वाटर सप्लाई भी कंटिन्यू, इसमें भी कंटिन्यू चाहिए होती है हमें अंदर। तो ब्रूड स्टॉक जो आप कल्चर कह रहे हैं, ब्रूड स्टॉक, मैं वही बात कर रहा था। जो ब्रूड स्टॉक है उसको हम बाहर रेयर करते हैं पर जो रेयर करने के बाद है वो अंडा जो वो अंदर ले जाते हैं हम, उसको अंदर रेयर किया जाता है। ब्रूड स्टॉक को हम बाहर जो ओपन टैंक होते हैं हमारे, रेस भी जिनको हम कहते हैं, उसके अंदर किया जाता है। जी, तो अंडों के लिए कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की, वातावरण की ज़रूरत होती है? जैसे हम बोलते हैं कि अंधेरे में करना चाहिए या उजाले में, तो उसके लिए कैसा रहता है? नहीं, इतना ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कई कुछ कह देते हैं कि जी डार्क प्लेस पे ही करो, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सनरेज में नहीं हमने करना होता है। डायरेक्ट सनरेज में करेंगे तो जाके वो अंडा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम रूम के अंदर ले जाते हैं। अगर वहाँ हम लाइट जला के रखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसा नहीं है कुछ भी। जी, तो जैसे हमने अंडे निकालने का यूनिट बोला, हमने ब्रूड स्टॉक यूनिट बोला, तो उसके अलावा एक इंक्यूबेशन यूनिट भी स्थापित किया जाता है। तो उसमें क्या रहता है, उसमें क्या परिस्थितियाँ रहती हैं और कैसे किया जाता है उसे? जो हैचरी के अंदर जहाँ पर हम अंडे रखते हैं वहीं पे उनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है, जब वो अंडे से मछली बनने तक का। जी, तो इंक्यूबेशन पीरियड हम बात कर रहे हैं कि उसके अंडे से लेके मछली बनने तक का जो समय है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात आपको फार्मर भाइयों को भी बता रहा हूँ कि जो शुरुआत में हम एग्स वहाँ रखते हैं तो वाटर टेम्परेचर बड़ा मायना रखता है। अगर 7 to 8 डिग्री हमारा टेम्परेचर रहता है तो जो अंडा है उसकी सेकंड स्टेज आती है जिसमें मछली की आंखें दिखाई देती हैं अंडे के अंदर। वो दिखती हैं तो वो सेकंड स्टेज जो है वो 25 to 35 डेज तक आ जाती हैं अगर हमारा टेम्परेचर 7 to 8 आइडियल रहता है। अगर ये कम हो जाता है, मान लो 2 या 3 आ गया, 1 आ गया या माइनस में भी चला गया, तो इंक्यूबेशन पीरियड बढ़ जाएगा। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा, नहीं तो वो कई बार 50 डेज भी चला जाता है। और सेकंड वन जब उसकी आंखें आ जाती हैं उसके बाद उसको फटने में भी, जो अंडा फटता है उसमें भी टाइम लगता है। उसमें भी वो टेम्परेचर जो है वो रोल तो टेम्परेचर का सब जगह है ट्राउट में, तापमान का आवश्यकता बिल्कुल रहेगा तापमान का। तो वो फिर जब तक अंडा नहीं फटता तब तक हम उनको एक ट्रे होती है उसमें रखते हैं। जब वहाँ वो मछली बाहर आ गई उसके बाद उसको हम छोटे छोटे टैंक अंदर हमारे पास होते हैं हैचरी के अंदर, उनमें उनको लाते हैं। जब वो स्विम करना शुरू कर देती है फिर उसको फीड हम वहाँ डालते हैं और धीरे धीरे करके मछली बड़ी हो जाती है।
जी, तो इसमें जैसे हम किसी को, किसान बागवान को, अगर आपसे उसके मछली चाहिए, मतलब उसका ब्रूड स्टॉक चाहिए, या कैसे उसे दिया कैसे जाता है? मतलब अगर मछली पालनी हो किसी को, तो उसको बीज कैसे देंगे उसका, या कैसे वो कहाँ से प्राप्त कर सकता है? बीज जो है हमारे फार्मों से मिलता है जी। और हिमाचल में बहुत सारी प्राइवेट हैचरीज भी फार्मर ने लगाई हैं, वहाँ से भी अवेलेबल रहता है। तो वो सरकार का जो रेट है वो 4 रुपये प्रति फिंगरलिंग है एक मछली का। वो 5 ग्राम से नीचे का जो रहता है वो वेट उसका होता है, तो उसको हम 4 रुपये के हिसाब से देते हैं। और उससे 5 ग्राम से अगर ऊपर रहता है तो उसको हम 10 रुपये के हिसाब से, 7 रुपये के हिसाब से देते हैं। फिर उससे बड़ा अगर होता है तो उसको 10 रुपये के हिसाब से देते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है पानी के अंदर जी। और उसमें ऑक्सीजन हम लगाते हैं, टैंकी में डाल के उसमें ऑक्सीजन लगाई जाएगी, फिर उसको ऑक्सीजन को मेंटेन किया जाएगा। जितना भी स्टॉक उसमें रिक्वायर्ड होगा, जितना भी टैंकी का साइज़ होगा, उस हिसाब से उसको उसमें डाल के ऑक्सीजन लगा के फिर वो भेजी जाती है। वो हिमाचल में कहीं भी ले जाई जा सकती है जी। तो जैसे हम सुनते हैं मत्स्य पालन के बारे में डॉक्टर साहब, हम सुनते हैं कि एक फ्राई स्टेज होती है और एक आपकी फिंगरलिंग स्टेज होती है, जो आपने अभी कहा। तो इनमें क्या अंतर है? फ्राई स्टेज क्या होती है और फिंगरलिंग क्या होते हैं? कृपया उस पर ज़रा बताएं हमें। फ्राई जो जब मछली अंडे से फटने के बाद उसकी एक एल्विन स्टेज आती है। एल्विन स्टेज के बाद जब उसके पेट में एक पोटली लगी होती है जिसमें उसका खाना होता है, उसको योक सैक कहते हैं। तो जब तक वो कंज्यूम नहीं होता तब तक वो एल्विन रहता है। जब वो कंज्यूम हो गया और वो तैरना शुरू हो जाती है, उस स्टेज में उसको हम फ्राई कहते हैं जी। फ्राई होती है उस स्टेज में कहते हैं, और वो मूवमेंट करना शुरू करती है उस ट्रे के अंदर कोनों की तरफ को जी। फिर जब वहाँ से उठा के हम छोटे उस तालाबों में डालते हैं, टैंक्स जो छोटे अंदर होते हैं, उसमें जब हम फीड उसको करते हैं, जब वो 1 ग्राम से ऊपर हो जाती है तो उसको हम फिंगरलिंग कहते हैं। थोड़ी उंगली के आकार की साइज की हो जाती है तो उसको फिंगरलिंग कहा जाता है। तो उसका 1 ग्राम से अधिक वजन, हाँ, उसको फिंगरलिंग काउंट करते हैं, उससे नीचे फ्राई है जी। तो जैसे हम हैचरी की बात करते हैं डॉक्टर साहब की, ट्राउट की हैचरी, तो उसमें किस तरह का कार्य होता है और हैचरी का उपयोग क्या है एक मत्स्य पालक के लिए? हैचरी का मेन मकसद यही रहता है कि वहाँ हम बीज उत्पादन करते हैं जी। बीज उत्पादन वो अंडे से लेके और मछली के फिंगरलिंग बनने तक की जो सारी प्रक्रिया है वो हैचरी के अंदर होगी। और वो थोड़ा सा ध्यान देने वाला काम है। वहाँ पे भी वाटर सप्लाई भी हमारी कभी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो टैंक इस तरह से बने होते हैं, अगर उसका रेगुलेटर हमने सही ढंग से नहीं लगाया, जब सफाई का क्लीनेस का ध्यान रखा जाता है, सुबह शाम 2 टाइम सफाई होगी, तो उसको अगर प्रॉपर नहीं लगाते तो कहीं रेगुलेटर लगा नहीं तो पानी नीचे से निकल जाएगा और वो जो स्टॉक अंदर उसके टैंक के अंदर होगा वो मर जाएगा। तो ये सारा ध्यान देने वाली बातें हैं हैचरी के अंदर, अंडे से लेके फिंगरलिंग तक का, क्योंकि उसमें फीड का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। जब हमारी फ्राई स्टेज आती है, उस स्टेज में जो फार्मर हैं कई बार गलती करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो उस स्टेज में हमने फार्मरों ने क्या करना होता है कि मछली को फीड कम से कम 10 से 12 बार दिन में खिलानी होती है। अगर उसमें कहीं कोताही करते हैं तो बाद में क्या होगा, वो धीरे धीरे मछली मरना शुरू हो जाएगी और नुकसान हो जाएगा, तो हमारा फ़ायदा नहीं उस पर हो पाएगा। इसलिए हमने बड़ा ध्यान देना होता है हैचरी में। जो प्रबंधन है वो पानी का रेगुलेशन का और दूसरा फीड का बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। जब फ्राई को हम उन टैंकों में रखते हैं, छोटे टैंकों में, अभी हमारे काफ़ी ज़्यादा फार्मर ऐसे हैं जिन्होंने हैचरीज बनाई हैं, अगर किसी को ध्यान ना हो, अभी समय आने वाला है फ्राई वाला, तो आप लोगों ने 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा उसकी जो है पानी की हाइट नहीं रखनी है स्टार्ट फीडर पॉन्ड में, जो छोटे वाले पॉन्ड हैं जी। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो छोटे साइज़ की फ़िश होती है, वो पानी का फ्लो भी प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे तो उसके मरने का खतरा रहता है। तो पानी को भी मेंटेन करें, 4 से 5 लीटर पर मिनट का, 5000 से ज़्यादा उसमें स्टार्ट फीडर में ना डालें और उसको 10 से 12 बार फीडिंग करें तो हैचरी में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे एक हैचरी की बात कर रहे हैं हम, तो एक हैचरी के अंदर लगभग कितना अंडे हम मत्स्य के पाल सकते हैं, ट्राउट के जिसको हम कह रहे हैं जी? जो स्टैंडर्ड साइज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है वो 2,10,000 का है जी। उसमें 42 ट्रेज होती हैं जिसमें एग्स रखे जाते हैं, और अंदर जो स्टार्ट फीडर पॉन्ड की मैं बात कर रहा था और नर्सरी पॉन्ड होते हैं, तो वो अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगाया जाता है। तो उसमें जो है 2,10,000 अंडे की कैपेसिटी वो रहती है, पर वो 1 टाइम है जी। पर इसमें जैसे मैं स्टेजेस की बात पहले कर रहा था, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो हमारा स्पेस पीछे खाली होता जाता है जी। तो उसमें हम 2,10,000 से ज़्यादा भी कर सकते हैं जी। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मेंटेन करना होता है हमने। इसमें 5,000 की कैपेसिटी लेके चलते हैं एक ट्रे में,
पर अगर फार्मर अच्छी तरह से मेंटेन करे और थोड़ा ध्यान रखे तो उसमें 8 से 10 हज़ार भी हम रेयर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने सीरियसनेस से काम कर रहा है और कितने प्रिकॉशन जो है वो बरत रहा है, जो विभाग ने जानकारी दी हुई है। जी, जैसे हमने डॉक्टर साहब हमने अंडों की मैच्योरिटी की बात कर ली, अब मैच्योर हो गए और मछलियाँ हमारे पास बन रही हैं, तो कितना समय लग जाता है एक अंडे से लेके मछली बनने तक के, जो कि खाने लायक हो जाए या बेचने लायक, जैसे भी आप मत्स्य को प्रयोग करना चाहें, तो कितना समय में वो हो इनिशियली जो है थोड़ा टाइम लगता है, ये फिंगरलिंग साइज़ तक। जी, फिंगरलिंग साइज़ तक तो टाइम लगता है, कम से कम 4 या 5 महीने मछली ले लेती है अंडे से लेके। जी, इतना टाइम लगता है क्योंकि शुरुआत में फीड पे नहीं इनिशियली आती नहीं सही ढंग से, फिर जैसे अंडे का भी टाइम लगता है। उसके बाद जब फिंगरलिंग साइज़ होता है उसके बाद ग्रो अच्छी तरह करती है मछली। अगर उसमें हम अच्छी तरह से कैलकुलेशन की जो बात मैं कर रहा था, फीड की अगर आहार की हम करते हैं तो ये 7 या 8 महीने में 250 ग्राम तक या 300 ग्राम तक हो जाती है। पर उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है थोड़ा सा कि हमें ग्रेडिंग करना पड़ती है इसकी। अगर हम ग्रेडिंग ना करें तो ये मांसाहारी मछली है, ये एक दूसरी मछली को खा जाती है, छोटी बड़ी को बड़ी जो है छोटी को खा जाएगी, तो उसमें प्रीडेशन कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो प्रीडेटर टाइप की मछली है। और मछली का अगर हम मार्केट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको क्या लगता है कि कितना मार्केट है, या इस हिमाचल राज्य से बाहर बेची जा सकती है, या फिर हिमाचल के अंदर भी मार्केट है इसके लिए? हिमाचल के अंदर फ़िलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है कि कोरोना के दौरान थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। वैसे अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है कि हिमाचल का जो प्रोड्यूस निकल रहा है वो सेल आउट ना हुआ हो। काफ़ी अच्छा रेट फार्मर को मिल रहा है। गवर्नमेंट का रेट तो 550 रुपये प्रति किलो है, पर जो लोकल फार्मर अपना प्रोड्यूस तैयार कर रहे हैं वो 700 भी बेच रहे हैं, 800 भी बेच रहे हैं और बाहर भी बेचते हैं। ऐसा नहीं है कोई हिमाचल के अंदर ही, दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता, मद्रास तक भी इसको दिल्ली तक सप्लाई करते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें काफ़ी अच्छा इनका आउटपुट निकल रही है। जी, तो जैसे हम इंक्यूबेटर डिवाइसेस बोल रहे थे जब हम अंडों की हैचरी की बात कर रहे थे, तो ये जो एक उपकरण होते हैं ये यहीं पे बनते हैं या फिर बाहर से भी लाए जाते हैं? जो इंक्यूबेशन के उपकरण रहते हैं, जब हम अंडों को कहते हैं कि इतने समय तक रखना है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइप की मशीनरी लगती है क्या, जिसकी महंगी है, सस्ती रहती है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। उसके लिए भी विभाग अनुदान देता है। हैचरीज़ के ऊपर भी अनुदान है, जैसे रेसवे की बात करें उस पर भी अनुदान है। ये हमारा एक इंडो नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट चला था पतलीकुल में, तो नॉर्वे की सहायता से हमारी हैचरी एस्टेब्लिश हुई थी शुरुआत में। तो वही जो पैटर्न है वो हमें आगे जो है फार्मर्स को दिया है, तो ये यहाँ बन रहा है। या पंजाब में भी कुछ फाइबर वाले हैं जो उसको बना के दे रहे हैं और उनकी जाके इंस्पेक्शन की जाती है कि किस तरह का मटेरियल लाया है और उसमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है कि कल को कोई अंडे में दिक्कत आए या कोई टैंक्स में कोई दिक्कत आए, तो ये मिल जाते हैं इजीली, ऐसी नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी, तो डॉक्टर साहब हिमाचल प्रदेश में अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो उत्पादन जिसकी हम बात करें तो उत्पादन कितना तक है लगभग, अगर हिमाचल की बात करें बाकी राज्यों की तुलना में? शायद आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि अभी इसी साल हमें पहाड़ी राज्य में अग्रणी तौर पे ट्राउट मत्स्य पालन का दमनदीप में फर्स्ट प्राइज़ हिमाचल को मिला है। तो ट्राउट में ही हमारी जो है 927 मीट्रिक टन तक हम क्रॉस कर चुके हैं। तो आने वाले समय में इसका टारगेट और ज़्यादा रहेगा। हर साल जैसे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डबल इनकम करनी है, डबल प्रोडक्शन करनी है, किसानों तो उसके की लिए आय वृद्धि के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बहुत लिए बढ़िया स्कोप है इसमें जो आप मत्स्य पालन कह रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आप हमारे आज प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हम दर्शकों से अगले अंक में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।